नमस्कार मित्रों, वेलकम, खुशामदीद। आप सबका स्वागत है ड्रामाटेक ऑफ अमेरिका की ओर से। मैं आप सबका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज दिल से ड्रामेबाज 2022 का फिनाले है, मगर इसके साथ आज वर्ल्ड थिएटर डे भी है, विश्व रंगमंच दिवस। All the theater enthusiasts and lovers across the world celebrate March 27th across the globe as World Theatre Day. और इस दिन सारे विश्व के रंगमंच कर्मी, रंगमंच प्रेमी जुड़ते हैं एक साथ इस प्रथा, इस विधा, इस कला जिसको हम रंगमंच कहते हैं। जैसा कहा जाता है, रंगमंच एक मौका है किसी दूसरे का जीवन जी लेना। और विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर हमें यह मौका मिलता है कि हम विश्व भर में फैले अलग अलग जाति, रंग, धर्मों के लोगों के जीवन के बारे में समझें, उनके जीवन में उनके चरित्र के बारे में जानें और एक दूसरे के बारे में ऐसी समझ पैदा करें जिससे सारे संसार में प्रेम और सहयोग पैदा हो। The goal of theater is to unite people and give them an opportunity to work together and identify the common humanity that all of us share. तो आज के इस विश्व रंगमंच दिवस पर मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं ड्रामाटेक की ओर से। जैसा कि आप जानते हैं, ड्रामाटेक एक नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था है। पिछले 7 वर्षों से हम शिकागो के क्षेत्र में हिंदी नाटकों का निर्माण व प्रस्तुति कर रहे हैं। We've been producing Hindi plays in Chicagoland for over 7 years, and over this period, we have presented close to about 15 different productions, big and small, mostly in Hindi, involving the local Chicagoland audience and local Chicagoland talent. हालांकि हमारी ये दिल से ड्रामेबाज जो प्रतियोगिता है, ये इसमें एक अपवाद है। इसकी शुरुआत हमने पिछले वर्ष की थी, सन 2021 में, जब कोविड महामारी के चलते हम सभी अपने घरों में फंसे हुए थे। और ये एक रिमोट प्रतियोगिता थी सारे कलाकारों के लिए जो नॉर्थ अमेरिका में हैं। पिछले साल के उत्साह और पार्टिसिपेशन को देख के हम लोगों ने इस साल फिर इसका एक एडिशन प्रस्तुत किया है, दिल से ड्रामेबाज 2022। और पिछले साल की तरह इस साल भी इसमें हमें बहुत सारी प्रविष्टियां प्राप्त हुई। सबसे खुश करने वाली बात यह है कि ये सारी प्रविष्टियां पूरे यूएस और नॉर्थ अमेरिका से आई हुई हैं। इसमें हमारे पास कई एंट्रीज आई हैं न्यू जर्सी से, कई एंट्रीज आई हैं हमारे पास अटलांटा, साउथ ईस्ट, मिड वेस्ट, वेस्ट कोस्ट, साउथ वेस्ट से। और हमारे जजेस के लिए ये काम बहुत कठिन हो गया था कि इनमें से हम कैसे सेलेक्ट करें कुछ पार्टिसिपेंट्स को। और आज की शाम इसी इस कॉन्टेस्ट का अंजाम है। टुडे represents on the World Theatre Day the culmination of this exercise, the season of Dil-Se-Dramebaaz 2022. But before we go any further, I'd like to introduce our eminent panel of judges. जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा यह प्रयास रहता है कि हमारे जितने जुड़े कलाकार हैं रंगमंच प्रेम के साथ, उसके अलावा वो अपने काम के बारे में और जाने और उन्हें सीखने का मौका मिले। और हमारा यह प्रयास है कि हमारे दिल से ड्रामेबाज के जो जजेस हैं वो ऐसे मूर्धन्य कलाकार हों, दे विल बी सच स्टेलर एंड एस्टैब्लिश्ड thespians, and they will be able to provide feedback and guidance to our participants. तो आज का जो कार्यक्रम है इसी बारे में है। आइए मैं आपको मिलवाता हूं हमारे आज के इस कार्यक्रम के जजेस से।
मित्रों, आइए आपको मिलवाता हूं आज के हमारे पहले जज से, जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है. As you all know, he's had a stellar career both in theater as well as television and films, spanning over 50 years. I have known him ever since I was a very young child. Shri Rajive Verma. राजीव वर्मा का नाम रंगमंच की दुनिया से 5 दशकों से जुड़ा हुआ है. हालांकि पेशे से वो एक आर्किटेक्ट रहे हैं, मगर रंगमंच उनका पहला प्यार रहा. भोपाल से आते हैं राजीव वर्मा जी, और श्री बीवी कारंथ के साथ उन्होंने बहुत सारा काम किया रंगमंच के 70 के दशक में. उसके बाद रंगमंच के साथ साथ ही फिल्मों में, अनेक फिल्मों में उन्होंने किरदार निभाए हैं. मैंने प्यार किया, कोई मिल गया, रह गुजर, कई सारी फिल्मों में आपने उनका काम देखा और सराहा है. इसी के साथ उन्होंने टीवी पे बहुत सारे सीरियल्स में भी काम किया है. श्री राजीव वर्मा अब पुनः भोपाल पहुंचकर रंगमंच को पूरी तरह समर्पित हैं और पिछले 5 वर्षों से लगातार एक थिएटर ग्रुप चला रहे हैं और हर वर्ष 7 या 8 नई प्रस्तुतियां प्रस्तुत करते हैं. नई पीढ़ी के लिए ये एक बहुत सीखने जैसा अवसर है और आज हमारा सौभाग्य है कि विश्व रंगमंच दिवस पर श्री राजीव वर्मा हमारे साथ हैं. तो राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस प्रयास में जुड़ने के लिए. और आज विश्व रंगमंच दिवस पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके क्या विचार? जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग. आज मुझे बहुत खुशी है, ये बल्कि बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है कि विश्व रंगमंच दिवस, और वो भी विश्व हिंदी रंगमंच दिवस, आज अमेरिका में भी मनाया जा रहा है, यूएस में भी मनाया जा रहा है. और आज ही के दिन मेरा शाम को एक कार्यक्रम भी है. आज मैं दमोह में मेरा एक हिंदी नाटक, हास्य नाटक का प्रदर्शन है. तो मैं सबसे पहले तो सभी दर्शकों को, आप सबको विश्व रंगमंच दिवस की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं. और बहुत खुशी का विषय ये है कि आज हमारे रंगमंच के और भी दिग्गज हमारे साथी आज यहाँ पर मौजूद हैं, जो इसे देख भी रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे, मेरे साथ में भी हैं. और इनके साथ साथ हमें ये परफॉर्मेंसेस देखने का बहुत एक बढ़िया मौका मिला है. देखिए, रंगमंच या थिएटर कर्म जो है, या रंग कर्म जो है, वो केवल एक प्रदर्शनकारी कला ही नहीं, बल्कि ये आदमी के व्यक्तित्व को संपूर्ण तरह से निर्माण करती, व्यक्तित्व का एक पॉलिशिंग जो है, जिसको फिनिशिंग स्कूल कहते हैं, ये बहुत बहुत बड़ा योगदान है थिएटर का हमारे विश्व में. इसी से हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है. आप किसी भी प्रोफेशन में हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एक प्रोफेशनल रंगकर्मी हो, प्रोफेशनल एक्टर हो या डायरेक्टर हो, लेकिन ये आपके संपूर्ण व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा योगदान देती है. आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, वेदर यू आर एन इंजीनियर, आप टीचर हैं, आप सेल्समैन हैं, आप मार्केटिंग में हैं, आप नेता हैं. अभिनेता को तो चाहिए, लेकिन नेता को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है आजकल. तो ये हमारे जीवन में एक बहुत, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा, देखिए, घर में आप किसी भी वक्त किसी भी तरह का आप अभिनय करना चाहते हैं, या आप पिता हैं, आप पुत्र हैं किसी के, आप पति हैं, तो ग्रैंडफादर हैं, तो उसके लिए भी अभिनय की आवश्यकता पड़ती है. तो ये मैं एक बहुत बड़ा, आप जिसको बोलते हैं बड़े काम का बीड़ा उठाया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं. एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी. आइए अब आपको मैं बुलाता हूं हमारे दूसरे जज से. Our second celebrity judge for this contest today is Dr. Sudipta Bhawmik. Dr. Bhawmik is an electronics engineer with PhD in semiconductor design, but his love for theater has always stayed very prominent in his life. रंगमंच की शिक्षा उन्होंने बंगाली रंगमंच के कई मूर्धन्य कलाकार शंभु मित्रा जी, तृप्ति मित्रा जी
मोहित चट्टोपाध्याय जी जैसे से प्राप्त की थी। और सन 1990 से न्यू जर्सी में हैं अपने काम से के सिलसिले में, मगर रंगमंच के साथ जुड़े हुए हैं। इस अरसे में उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा बहुत जाने माने बंगाली नाटक लिखे हैं, जिनमें फेरा, कालसुद्धि, दुर्घटना, बीएससीएल, रॉन, टेक्टोनिक पार हुए जैसे नाटक बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। इनकी खास बात यह है कि ये नॉर्थ अमेरिका, यूएस के परिप्रेक्ष्य में लिखे गए हैं। दे हैव बीन एक्चुअली conceptualized and produced in the context of North America, जो हम लोगों के लिए यहाँ एनआरआईज, अप्रवासी भारतीयों के लिए बहुत बहुत उपयुक्त होता है। इसके अलावा वो सन 2003 से ECTA, एथनो मीडिया सेंटर ऑफ थिएटर आर्ट्स, न्यू जर्सी में चला रहे हैं। थिएटर के अलावा कई जानी मानी अंग्रेजी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है, जिसमें नेमसेक बहुत प्रसिद्ध है, आपने उन्हें देखा होगा। Apart from being a theater lover, he is also a published cartoonist, a book illustrator, and a regular blogger. He also runs a radio show called EVC Drama Club on EVC Radio in New Jersey. We are really fortunate to have Dr. Sudipta Bhawmik as one of our judges today. Welcome, Dr. Bhawmik. And I would like to request you to say a few words about your thoughts on the World Theatre Day. First of all, thank you for giving me this opportunity to watch all these videos. Wonderful work by all of them, and since you're broadcasting it on March 27th, which is the World Theatre Day, it has a special significance. Now, theater to me is an art, a very powerful art medium through which we can say things, we can express ourselves that we often cannot do in other ways. Okay, so that's a very important thing. Theater kind of, as they say, theater brings out the truth in us, in the society, and in the issues all around us. Now, the thing is, this sometimes brings me to this very interesting saying, which has become a cliche, but a very common term that, well, remember this Jack Nicholson said in that movie, A Few Good Men, I think, where it says that you want to know the truth, can you handle the truth? Okay, so so can you, when you say can you handle the truth, I'm not only talking about the audience per se, I'm talking about the performers also, the playwright, director, everything, the both sides I'm talking about. Can we handle the truth? And when you say can we handle the truth, there are multiple ways of interpreting that. And one is, of course, the truth content of it, whether we can handle it, whether we go with it, whether we accept it, and also can we handle it in the sense as in technicalities, in the sense of a truth, if it's presented in some way, can we do it the way it has to be done, presented? I like, for example, in your green screen background, I can see this aurora borealis going on. Okay, that thing is, I know this is not the truth, but when we are presenting it technically, it looks very real and live. And along with the circumstances, that makes it more real. So can we do it? I mean, yesterday only I was watching a play called Mephisto, and in which this actor during this Nazi era, this actor who was completely against the Nazis earlier, gradually keeps on compromising with the regime and gets into
into the the flow of things, and he was made the administrator of it, of the entire German theater, by this play by Klaus Mann. So this concept is very important. Now, from the perspective of our diaspora theater, as we call it, there are different kinds of genres within that we talk about. One is, a friend of mine who is also a theater scholar quoted very interestingly, called nostalgia theater. And nostalgia theater is typically those theaters that are we know when we were young or when we were in India, we saw those, and we want to recreate and reproduce them in our new homeland. And that's what we're going to do. So that's one thing. So that's one genre of plays. The second genre of plays are things that emerge from our life as diaspora, as expatriates, from our struggles and from our day-to-day issues. And that's the kind of play that I typically do. I mean, that kind of genre, because one of my theater gurus once told me that if you really want to connect with your art, then you should create your own theater, because you are now disconnected with the theater of India. We are connected, but it's not that you have been living in this country for so long. Your theater should evolve from here, because theater typically is very local. It's typically very geographically local. So that's one aspect. So, but theater is a great unifier. I think the disturbances that's going all around the world, at least you will see that theater workers are more or less unified. They although they might have some little bit of healthy competition going on amongst themselves, but typically one theater worker and another theater worker are they think of themselves as comrades. They think of themselves as working for the same cause. And so the more people get involved in theater, especially if we can involve our children, our others, they don't have to take up theater as a profession, but at least it can help them grow as a better human being. That's all I would say from now. Thank you so much, Dr. Bhawmik. We are really fortunate to have you as a judge on Dil-Se-Dramebaaz 2022. And now we move to our third and final judge. हमारी अगली जज हैं सुषमा रोशन जी. जी हाँ, आप उन्हें जानते हैं एज ए जज दिल-से-ड्रामेबाज सीजन 2021. सुषमा जी इस साल फिर हमारे साथ जज के रूप में जुड़ी हुई हैं, और पिछले 2 वर्षों में हमारे साथ उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम रिमोटली भी किए हैं. सुषमा जी पिछले 50 वर्षों से हिंदी रंगमंच, टीवी और फिल्मों से जुड़ी हुई हैं. हालांकि उनकी मूल शिक्षा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में थी, उन्होंने 70 के दशक में अपनी कला यात्रा आरंभ की और दिल्ली में रेडियो और रंगमंच पर बहुत सारे मूर्धन्य कलाकारों, निर्देशकों के साथ काम किया और कई नाटकों और नृत्य प्रस्तुतियों में भाग लिया. सुषमा जी ने अपनी नृत्य प्रस्तुतियां विदेशों में भी प्रस्तुत की हैं. 80 के दशक में सुषमा जी उस समय के मद्रास, आज के चेन्नई शिफ्ट हो गई थी. ये समय था एंटी हिंदी एजिटेशन का, पर ऐसे में भी सुषमा जी ने वहां पर हिंदी रंगमंच का बेड़ा उठाया और अभ्युदय संस्था की स्थापना की. अगले 30 वर्षों तक वो वहीं पर 40 से अधिक नाटकों का निर्माण व मंचन करती रही. मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनमें से कई में से भाग लिया और चेन्नई में हिंदी कलाकारों और दर्शकों को एकजुट किया. उनके नाटकों में क्लासिक्स, कॉमेडी, म्यूजिकल और बहुत सारे एडॉप्टेशन भी, जिनका अनुवाद और निर्देशन उन्होंने खुद किया था. ये नाटक अपनी कथा वस्तु, संगीत और प्रस्तुति के लिए आज भी याद किए जाते हैं. इसके साथ ही हिंदी टीवी और फिल्मों में भी उन्होंने अभिनय किया और स्क्रिप्ट लेखन का काम किया. अनेक प्रख्यात निर्देशकों जैसे एल.वी. प्रसाद, बालू महेंद्रा, यश चोपड़ा जी के साथ भी काम किया है. टीवी पर उन्होंने कई सीरियल्स में काम किया और स्क्रिप्ट भी लिखी हैं, जिसमें चांद छुपा बादल में
मालिनी अय्यर आदि भी शामिल। आज भी हिंदी रंगमंच, टीवी के कई कार्यक्रम से सुषमा जी जुड़ी हुई हैं। सुषमा जी, आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बताइए, आज हमसे संबद्ध होकर विश्व रंगमंच दिवस पर आपके क्या विचार हैं? थैंक यू अनुराग। मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक बार फिर आप सबसे जुड़ रही हूँ पहले की तरह। और मुझे लगता है मेरी घर वापसी जैसा लगता है जब भी मैं रंगमंच की बात करती हूँ रंगमंच पे के बारे में बात करती हूँ या करती हूँ खुद, या आप लोगों के साथ बातचीत होती है, तो लगता है कि हम फिर वही बैठे हुए हैं और कास्ट पार्टी चल रही है और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो इतना अच्छा वो एक वो जो एहसास है रंगमंच का हिस्सा होने का, वो हमेशा मेरे लिए बहुत ही थ्रिलिंग रहा है। और इससे मेरे को ध्यान में ये भी आता है कि एक मैंने हमारे एक निर्देशक थे जिनसे मैंने बहुत सीखा है, वो दिल्ली में ब्रिज मोहन शाह, हम उनको शाह साहब कहते थे, BM शाह। तो वो हमें बताते थे कि एक आदमी था जो बहुत कुछ लाइफ में करना चाहता था बहुत। तो वो एक सन्यासी के पास गया और उसकी बड़ी सेवा की। उसने बोला कि तुम चाहते क्या हो? कहता बस मैं चाहता हूँ कि मैं इसी जीवन में बहुत सारे जीवन जी जाऊं। तो कहते हैं अच्छा तो फिर तो एक काम कर। बोले क्या? कहते तू अभिनेता बन जा। तू एक ही जीवन में इतने कैरेक्टर्स प्ले करेगा, इतने जो चरित्र तेरे को समझने पड़ेंगे, करने के लिए समझने पड़ते हैं ना, और वो जीना पड़ता है। तो हम जब भी एक कैरेक्टर लेते हैं तो हमें वो जीना पड़ता है। और इसके साथ कॉम्प्लिकेशन, ये नॉट कॉम्प्लिकेशन, एक ब्यूटीफुल एक्सरसाइज ये है कि उसे जीते हुए भी हमें याद रखना है कि मैं सिर्फ ये एक चरित्र हूँ, मैं वो बनने ही गया हूँ। वो एक थिन लाइन जो है वो हमें हमेशा अपने सामने रखनी होती है। वो एक ट्रांसपेरेंट कर्टन हमेशा हमें अपने सामने रखना पड़ता है। नहीं तो अगर हम वही बन जाएं, हमारे पास ऐसे भी कई नाटक है जिसमें जो कलाकार है वो चरित्र एक हो जाता है, वो ही इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट, और वो कितना मुसीबतों का सामना करता है बिकॉज ही इज नॉट एबल टू सेपरेट हिमसेल्फ फ्रॉम द कैरेक्टर। सो नाट्य शास्त्र में भी ये है कि अभिनेता जो है वो अभिनय कर रहा है और उस चरित्र को जी रहा है, वो बन नहीं जाता। तो ये एक बड़ी ऐसी चीज है जो हैं, इतने सारे चरित्र निभाने का हमें मौका मिलता है, हमें वरदान मिला हुआ है। हम सब अभिनेताओं को, हम सब रंगकर्मियों को ये वरदान है कि हम एक ही जीवन में इतने सारे जीवन जी रहे हैं। इतने सारे जीवनों को हम प्रभावित कर सकते हैं, हम उनको अच्छी राह पे भी ले जा सकते हैं थ्रू आवर परफॉर्मेंस, थ्रू आवर स्क्रिप्ट्स, थ्रू आवर हार्ड वर्क, डेडिकेशन। वो देखते हैं कि यार तुम कैसे याद कर लेते हो, तुम कैसे कर लेते हो, तो उसके पीछे जो हार्ड वर्क है फिर वो सामने आता है। सो दैट्स व्हाट यू आर आल्सो ट्राइंग टू डू। आप शिकागो में परदेश में बैठे हुए भी आप पूरे देसी हो, जो बहुत हमें खुशी है इस बात की कि आप जो भी आप वहाँ थिएटर कर रहे हो। और मुझे बहुत खुशी है, जैसे मैंने अभी पहले कहा, कि हम सब ने थिएटर किया हो और आप वहाँ जाकर भी इतने सालों बाद भी थिएटर कर रहे हो। और सिर्फ कर नहीं रहे हो, आप औरों को क्या कह रहे हैं, प्रोत्साहित भी कर रहे हो आगे आने के लिए, और नए नए टैलेंट्स को खोजना, ढूंढना, फिर उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना। ये आप इतनी बड़ी ये सर्विस है ना आप जो कर रहे हो, जो इन लोगों को कभी मौका नहीं मिला। जब हम अपने कंटेस्टेंट्स में ही देख सकते हैं कि हर एज ग्रुप के हैं लोग उसमें, और ये कितना मतलब दिल को सुकून देने वाली बात है कि हर कोई एक्सप्रेस करना चाहता है किसी भी तरीके से, लिख के, एक्टिंग करके, गा के, है ना। तो वो चीज आप उसका सबको एक अवसर दे रहे हैं, तो दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग यू आर डूइंग। तो ये एक मौका हमें मिला है एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे के विचार जानने का, एक दूसरे का काम जानने का। तो आप जो कर रहे हो अनुराग, बहुत अच्छा कर रहे हो। एंड आई कैन से अगेन एंड अगेन दैट आई एम so proud of you, proud of Dramatech, proud of all the work you are doing and encouraging people. So anyway, so thank you so much for giving us this opportunity once again, Anurag, and we are really looking forward to the next thing on agenda. तो मित्रों, अब आते हैं कार्यक्रम के उस भाग पर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, दिल से ड्रामेबाज 2022 फाइनल। और हमें जितनी सारी एंट्रीज मिली हैं उनमें से हमारे जजेस ने सबको देखा, सराहा, और उनमें से 9 प्रविष्टियां फाइनल में इंक्लूड की हैं। तो आइए आज देखते हैं
इन 9 प्रविष्टियों को और उनके बारे में हमारे जजेस का क्या कहना। हमारे पहले कॉन्टेस्टेंट हैं श्री अरविंद सोम जी। तो आइए देखते हैं उनकी प्रस्तुति और जजेस को उनकी प्रस्तुति के बारे में क्या कहना। जो कुछ आपने कहा अगर वो सच है तो इस आदमी को सजाए मौत का मिलना इंसाफ होगा, लेकिन अगर गलत है और इस गलती का इजहार आपने इस भरी अदालत में नहीं किया तो वो खून होगा, और ये खून आपकी गर्दन पर होगा। इसके जिम्मेदार आप होंगे। हाँ हाँ मिस्टर विजय कुमार, आप खूनी होंगे, आप खूनी होंगे। इस गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि जिस आदमी को उस रात आपने लाश घसीटते हुए देखा था, ये वही आदमी है। इसकी आवाज बहुत अच्छी है, कैरेक्टर को सूट भी कर रही है। उसने कोट भी डाला हुआ है कॉस्ट्यूम के लिए, तो वो भी एक ठीक है। बाकी वो जो एडवोकेट की टाई वहां होती है कि नहीं मुझे नहीं पता अमेरिका में, बट यहाँ होती है, एक कॉलर होती है, इट्स ओके। बहुत ज्यादा मूवमेंट है इसमें, हिलना बहुत फ्रीक्वेंट है, बहुत ज्यादा, तो उससे उसका जो परफॉर्मेंस है वो कम हो रहा है, कमजोर हो रहा है। दूसरा ये कि थोड़ा झुका हुआ भी है बॉडीली, आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ द कैमरा एंगल और समथिंग, आई डोंट नो, उसकी वजह से वो झुका हुआ बोल रहा है। बीच बीच में उसकी जो स्माइल है वो उसके पर्टिकुलर जो लाइन कह रहा है, जो भी डायलॉग बोल रहा है, उस पर सूट नहीं कर रही है। तो ये 2-3 चीजें हैं। अदरवाइज इसने जो सब्जेक्ट लिया है वो काफी ठीक है आखिर में। और जिस तरीके से जो भी कन्विक्ट है, जो जिसको बोलते हैं मुलजिम, वो उससे जो बातें हो रही हैं वो भी कभी कभी बीच में ब्रेक होती हैं। अदरवाइज ओवरऑल इट्स ओके परफॉर्मेंस, ऐसा मैं समझता हूँ। जबान अच्छी है, लैंग्वेज भी ठीक है, डिक्शन इज काफी ओके, बट वो जो कहाँ स्ट्रेस देना, कहाँ पॉज देना, किस देना, कहाँ लाफ्टर करना, वो एक मैच नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से। बाकी इट्स ओके, आई थिंक समवेयर इन बिटवीन ही कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द 6-7 पीपल। आप सुषमा जी? काफ़ी चीज़ों से मैं भी आपके साथ सहमत हूँ कि एक तो मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। या तो आप उसको कैरेक्टर में इस्तेमाल कीजिए, वो मूवमेंट अगर आपको करना है, जी एग्रेशन दिखाना है, तो वो पता चलना चाहिए कि एग्रेशन कैरेक्टर की है, एक्टर की नहीं है। और दूसरा मुझे वो जो आपने लुक की बात की कि वो नीचे देख रहे हैं, तो मैंने भी यही नोटिस किया कि अगर आप जज से बात कर रहे हैं, तो जज तो बल्कि आई लेवल से थोड़ा ऊपर होता है। तो जी आपको जी ऊपर देख के बात, आप कैमरे में जा रहे हो, कैमरा नेचुरली नीचे आपने रखा हुआ है या कोई आपकी ले रहा है, शूटिंग कर रहा है, तो वो नीचे है, आई लेवल से नीचे है। स्पीच वाज ओके, वॉइस इज गुड, एज राजीव जी सेड, वॉइस इज गुड एंड ही कैन रियली डू अ लॉट विद दिस वॉइस। अच्छी भरी अच्छी वॉइस है। लेकिन मैं मेंशन जरूर करना चाहती हूँ ताकि उनके कानों में ये बात पड़ जाए कि फिर नहीं होता, फिर होता है। लीजिए, मैंने कह दी अपनी बात वो भी। और दूसरा मुझे ये बस वो जज वाली लुक और कैरेक्टर जो था और भी अच्छा कर सकते थे, थोड़ा सा और काम करते तो मुझे लगता है कि बेहतर हो सकता था। तो मेरे लिए भी इट इज ओके परफॉर्मेंस। थैंक यू। First of all, good job. First of all, I mean, he has done that particular, I think it's a courtroom drama scene, it looks like, and he tried to portray it with a lot of passion and gusto. But few things, okay. One is that this. It lacked a little bit of context in the sense that what's happening when I talk about a full performance, I would need a beginning and a middle and an end. Okay, so that beginning part, that he is a lawyer and he is defending somebody, most likely. Who is he defending? What in a play, what we look for is whether what is the objective of that particular character, okay, and
how is he executing it to achieve that objective? Okay, that's a very important aspect of any actor. And out here, that objective was, he used some typical, rhetorics that a courtroom drama will use. So that's okay. But besides that, first of all, he has to build up the context as to what is this, what's going on. Okay, what's going on? That's number one. Number two is that if you've noticed that when he's changing from one idea to another, he is asking the thing in question of the person who's he's interrogating, or who's in the stand, maybe the witness, and he's asking the question to him. He should wait for his response and react, in the sense that reaction I didn't see. So he's talking, most likely, I am, as an audience, is the person who is on the other side. First of all, he has to identify whether the audience is the judge, or whether audience is the witness, or who is the audience, who is he talking to. And so that when, even if I assume that I am the the defendant, I'm the whoever is on the stand, I do the witness, then he has to go to his next idea. When he says, आपने क्यों नहीं बोला, और क्या देखा था आपने, and then he concludes that he is not responding. So he has to give a time, or he has to see that, react to what the other end, who's invisible per se to the actor, but from his reaction, I as an audience should be able to make out what the defendant was talking about. What was his reaction? So acting is reacting, and to me, that reaction was not, he was just jumping from one conclusion, one aspect to another, one aspect to another one, to another one, and as usual, going through the rhetorics of his thing. Voice and diction wise is good voice, and projection also sounded okay, although on camera it's very difficult to judge projection. But one thing I noticed is that in theater, when our training, especially on the voice acting part of it, especially in monologues, voice acting is very, very important. And in the voice acting aspect of it, there are two things. One is volume, and then there's a pitch control. Right? So that the pitch control, maybe he has to master a little bit. That's a thing, and try to concentrate on that. Again, first of all, it's a good attempt at doing, a lawyer. A lot of good actors have done this kind of roles. This is a very popular role, and he did a good selection. But if he can focus a little bit more on those aspects of the performance, then it would have been nice. I mean, I would have loved it if it was looked to be like one full performance to me. Thank you, judges, for all your comments. आपके कमेंट्स से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो आइए चलते हैं, देखते हैं अगले कॉन्टेस्टेंट की ओर. आज के हमारे अगले कॉन्टेस्टेंट हैं फाइनलिस्ट गौरव कुलकर्णी. तो देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस और जजेस को उनके इस बारे में क्या कहना. मुझे भी लगता है कि मेरी धूमधाम से शादी हो. मुझे भी लगता है कि मैं अपनी शादी के लिए कपड़े खरीदने जाऊं. महंगी सी सेंट हो, बढ़िया सी टाई हो, अच्छी सी सूट हो. ये सब पहन के मैं अपनी सफेद मर्सिडीज में आऊं. उस दिन ये जो बड़ा बाबू है ना, इससे तो मैं अपने जूते भी साफ ना करवाऊं. तो आइए देखते हैं गौरव की प्रस्तुति पर आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है. मेरे हिसाब से सब्जेक्ट इसने अच्छा लिया है, और सब्जेक्ट की जो एक उसको स्क्रिप्ट में डाला है, वो भी एक अच्छे तरीके से डाला है.
क्वाइट गुड इज, एंड थोड़ा सा इसमें जहां पर ये गुस्सा होता है, जहां पर ये आक्रोश अपना दिखाता है, उसमें एग्रेसिवनेस थोड़ी सी कम है। एक एक जिसको बोलते हैं ना इमोशंस, इमोशंस अगर किसी को कंडेम भी कर रहा है, किसी के बारे में कुछ कह भी रहा है, तो वो थोड़ी कमजोरी है। अदरवाइज ही इज क्वाइट गुड। और जैसा कि सुषमा जी ने कहा कि डिक्शन पर हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, बिकॉज ठीक है, क्योंकि हिंदी और उर्दू एक दो चीजें हैं जिनमें, जैसे फिर बिल्कुल सही कहा, कई लोगों ने फिर का इस्तेमाल करते हैं, वहां क्या यहाँ भी करते हैं। तो एनीवे तो ट्रू। जैसे हाँ, फूल फूल को फूल बोलते हैं। अब ये उनको समझाना पड़ता है कि भैया फूल जो है वो फूल है, और फूल जो है फूल है। एनीवे और बहरहाल ये मुझे ओवरऑल ही वाज क्वाइट ओके। एंड इसका सिलेक्शन ऑफ जो एक सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और उसने उस तरीके से अपने हाव भाव भी रखे हैं, हाव भाव भी रखे, थोड़ा सा एक जिसमें कहीं एग्रेसिव होना है या कहीं थोड़ा और सॉफ्ट होना है। जैसे बहन के बारे में जब बात होती है कि उनकी शादी तय हो गई है या वो चली गई है छोड़कर, मर गई है, बाद में लास्ट में आता है, उसमें थोड़ा सा और इमोशन डालना चाहिए, बट दैट इज ओके। मेरे हिसाब से ये इज क्वाइट गुड। जी सुषमा जी। जी, मेरा भी यही कहना है कि आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट जो हमने देखा है। और सबसे पहले जब जो फर्स्ट लुक है तो मुझे लगा कॉमन मैन, जैसे फाइलें रखी हैं, दफ्तर जी में बैठा जी हुआ है, बात कर रहा है, तो वो एक एक फील मुझे आई कि वो केबिन से निकल कर आया, बॉस के केबिन से निकल कर अपनी कुर्सी पर आया है, फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, और अपनी दिल की जो बात है कर रहा है कैमरा से या हमसे, ऑडियंस से। तो वो चीज रजिस्टर हुई मुझे, यू नो, आई गॉट दैट फील, सो दैट गोज वेरी मच इन हिज फेवर एज फॉर कि उन्होंने कैरेक्टर की लिटिल बैकग्राउंड बैकअप स्टोरी जो होती है वो निकल के आई। वो जी मुझे लगता है कि वो मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरा, उनकी जो लुक थी, नॉट ओनली ही लुक्स लाइक केजरीवाल का छोटा भाई, बट ही इज, यू नो, he has that आम आदमी लुक, यू नो, यस आम यस आदमी जो है, एक लुक होती है आम आदमी की। तो नथिंग टू डू विद केजरीवाल हियर, बट ही लुक्स आम आदमी की जो फ्रस्ट्रेशन है। और मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एक बात यहाँ कहना चाहूंगी कि इमोशंस उसके अच्छे आ रहे थे सब, उसने बड़ा मतलब ऐसा था, बड़ी कंट्रोल्ड इमोशंस। तो मैं उसको ऐसे इंटरप्रेट कर रही हूँ क्योंकि वो ऑफिस में बैठा है, वो ज्यादा ऊंचा बोल नहीं सकता, he cannot express himself like he will do at home in front of his wife or in front of his family, वो चिल्ला नहीं सकता। तो वो भी उसकी एक उसकी क्या वो कहते हैं लिमिटेशन है एज अ ह्यूमन बीइंग, कि वो हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, सही कहा ठीक है आपने, ना, सही कहा। जो जी जी कहना चाहता है वो बड़े दबे सुरों में कहता है। और खास तौर से मुझे उसका एक एक्शन बहुत ही अच्छा लगा कि इट टच्ड माय हार्ट, यू नो। और वो था कि जब वो शकुंतला की अपनी छोटी बहन की बात करता है, और वो कहता है कि कहने बोलने में बुरा तो लगता है लेकिन यू नो अच्छा क्या वो चलेगी, दैट थिंग रियली हिट मी, यू नो। या और उसके बाद वो हल्के से आंखें ऊपर करके आसमान की ओर देखता है, एज इफ ही इज addressing her, he's talking to her. That moment made, you know, very clear to me that here is one actor who can do a lot of good work with proper direction, proper opportunities. He can really come out well. So that's why I liked his performance very very well. क्योंकि क्या होता है, कुछ ही moments होते हैं एक सीन में, एक हाईलाइट होती है जिसकी वजह से you want to watch it again and again. जैसे पूरी फिल्म में एक गाना देखने के लिए लोग बार बार जाते हैं, पूरी फिल्म बेकार है लेकिन खई के पान बनारस वाला डाला तो वो फिल्म डाउन हिट हो गई, यू नो, इट्स लाइक दैट। तो कोई चीज आपको जो हिट कर जाती है या आपको छू जाती है वो रह जाती है ना। तो ये मोमेंट मुझे रहा, अगर आप उसे दोबारा देखें, इफ यू वांट टू शो दैट बिट अगेन एंड दैट बिट व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी कि वो बड़ा मूविंग था, वो द वे ही डिड इट। एंड बाकी आई थिंक डिक्शन पे जैसे हमने तय कर लिया है कि हम प्रोनाउंसिएशन पे और इस पे एक्सेंट पे नहीं जाएंगे, पर एट द सेम टाइम हम कहेंगे कि भैया आप एक्टर बनना चाहते हो, हिंदी में कुछ करना चाहते हो तो सीख लो जी जी भैया। बिल्कुल बिल्कुल।
हम इस बिल्कुल। वक्त आपको उस पे जज नहीं करेंगे, लेकिन उस पे काम बनता है, करना पड़ेगा। जी जी करना पड़ेगा। अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, दिस इज वन एरिया you have to pay attention to. And जी I think that's all I have to, I think, say. And I think he was, and another thing was, which I noticed, that he well rehearsed. Yeah. वो उसने काफी रिहर्सलें की हैं, ऐसा लगता है उसकी डिलीवरी से, कि स्पीच जो उसकी थी ना, करेक्ट आ रही थी। तो वो एक और बहुत अच्छा गुण है एक्टर में, कि आप नथिंग यू आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड, यू आर रिहर्सिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आपको पता है अनुराग, हम कितना स्क्रिप्ट रीडिंग पे हमारा ज्यादा वक्त लगता था, ब्लॉकिंग बाद में आती थी, है ना, ब्लॉकिंग हम 3-4 दिन में कर देते थे, है ना, लेकिन रीडिंग पे, क्योंकि वही टाइम है व्हेन वी आर एबल टू understand the character, we're able to understand other characters also, we're able to understand a lot more about backstories of characters, we can discuss. तो वो रिहर्सल्स बहुत जरूरी होती हैं, रीडिंग रिहर्सल्स, है ना। तो वो मुझे लगता है इस एक्टर ने की है, जो कि उसके फेवर में जाती है बहुत अच्छी तरह से, एंड आई थिंक he did a very good job. Okay. Yeah. First of all, I like this piece. Okay. And I think this is a play which I don't know the play really, but I think another person also did the same part from us in the same play. It sounded like, okay. Now, I liked, first of all, his voice quality and the way he was presenting it at the beginning. But then he kept it flat at that. Again, the thing that I was talking about, the pitch control, that is one thing. And the most, I think this part is that, again, when I'm looking for a full performance, it sounds to me that this guy went to his boss's room, okay, and boss said something that he cannot take some advance money or something like that. And he comes back and he's very frustrated, and he expresses that. So when I was talking about that, to build up a context, okay, so I wanted the actor to do something that would set up the thing. So for example, in this case, we could have seen an empty desk, and he could have come in looking visibly very disturbed, okay, upset. He could have come and taken his glass of water, drank the water, okay, banged it down, and did something which shows that this guy is upset. And then he starts saying that, what does this guy think about himself? Okay, wo jo bolta hai na, that's what he's talking about. And then he goes about his life story, his other things. And second thing is, this guy is this person is excellent, and he has set up a table, he has set up a props and all that stuff, but unfortunately he didn't use them. He didn't use those fantastic props that he had in front of him. He could have been doing this monologue while checking a file, while looking at a file, slamming it down, closing it. I mean, there is a saying, a lot of theater gurus will tell you, especially in this country, is that acting is doing. You have to do something, okay? So if you just sit there and talk, okay, why I'm watching you? I could have heard you only, okay? That's not the thing. So there has to be things, and those physical actions bring up those businesses, bring out what the most important part of theater, which is called the subtext, okay? The things that the subtext, to express subtext, one needs to carry out things, is physical body language and the use of props. The moment he comes in and puts his glass down, bangs it on the floor, or takes a file as if trying to write it, and then is frustrated, slams it down and then talks, okay? Something of that sort. And then those kind of things would have made it very, very attractive indeed, this particular monologue. The second thing is, second thing is, one thing I want to, again, the question I talked about earlier is that
he has to establish who is he talking to. Who is he talking to? Okay. One is he can talk to the audience, which is breaking the fourth wall. Okay. He breaks the fourth wall and he's talking directly to the audience. Okay. That's what most people try to do out here. Not always though. There were a little bit of confusions. But here it seemed like that. Or it can be somebody is sitting in front of him, okay, whom we don't see. Okay. So that aspect was not very clear as to who is he talking to. Is he talking to me, the audience? Is he talking to somebody else? Okay. That aspect has to be made very positive. Other than that, I liked this performance. They selected a good piece for this monologue, and it has some interesting variations to it. And the story, there's a story which goes from one thing to another, which is a conflict driven. The character is conflict driven, and that is very important. So. Thank you so much, judges, आपके इन insightful comments के लिए. आइए देखते हैं हमारी अगली दिल से ड्रामेबाज 2022 की फाइनलिस्ट ऋतंभरा मित्तल जी की प्रस्तुति. मैं एक अनजान आदमी से कैसे शादी कर सकती हूँ, जिसे देखा ही नहीं, जिसे अपने आप को दिखाया ही नहीं, माना ही नहीं, तो कैसे मान लो कि मैं उसकी पत्नी बन सकती हूँ? ये पाप है, सचमुच पाप है. And let's see what the judges have to say about her performance. I liked her presentation. Again, a complete story is being told in that thing. She used the camera very well. She used the space. She gets inside the door, opens the door, bring two cup, and then using that prop to some extent. But I would have loved if he used them a little bit more, she used it a little bit more. For example, if she came in with a teapot and while talking was making the tea, putting some sugar or something like it, trying to extend it, that would have given her some extra business, as I was talking about earlier, while delivering the monologue. That would have been very nice. But other than that, I liked it very much. Couple of things. Her when she was a bit far away, his voice was very low. Typically, with female voice, that comes problem, and it was not very clear at certain times what she's saying. Okay. Although her diction in general, when you can hear it, is very good, but possibly it needs a little bit more projection-wise to the camera. It's lacking. Okay, so that projection aspect is not clear, and very good in the sense she clearly knows who she's talking to. There is a person. Yes, she has made the audience identify where the other person is standing and who or he or she is. He, in fact, is standing there. Okay, so good job. Thank you. ये जो कुछ प्रविष्टियां हैं, ये बहुत अच्छी जाने माने नाटक पंछी ऐसे आते हैं से ली गई हैं. हाँ, मुझे लगता है वो पहचान लिया होगा. ये मैंने किया है, ये प्ले किया है जब मैं अरुण सरनायक की उम्र का था. जी. जी. हाँ, तो और मेरी पत्नी जो थी रीता, वो बनी थी ये लड़की अरु. जी. तो वो उस जमाने का है, उससे लिया है, लेकिन बहुत कमजोर है मुझे लगता है. सिर्फ इसलिए परफॉर्मेंसेस है, बहुत कन्विक्शन उसमें कम है. किससे कह रही है वो, क्यों कह रही है. ऐसा लगता है कई मर्तबा तो एक्यूज करती है बीच में, जब कहती है ना आपकी वजह से नहीं हो रही. तो वहां पर ये मतलब नहीं था उसका कि आपने शादी के लिए किसी को भगा दिया, मेरे लिए कोई करने आया था, ये मेरी शादी तोड़वा दी, ऐसा कुछ महसूस हुआ मुझे. इसलिए वो परफॉर्मेंस बहुत कमजोर है, बट सब्जेक्ट अच्छा था इसमें. और
और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। कैरेक्टर के बारे में नहीं सोचा पहले से, जैसा बोलते हैं ना कि उठा के लाइनें बोल दी, एक बार दो बार बोली और तीसरी बार रिकॉर्ड कर दिया, वैसा नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले तो उस कैरेक्टर को समझना चाहिए, उसके बैकग्राउंड को, उसके किसी कहीं से भी अगर पीस लिया है, उसके बैकग्राउंड को पूरा के आगे और पीछे क्या है, उसके बाद देन यू शुड ट्राई द परफॉर्मेंस। दूसरी चीज ये है कि जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि हम कोई भी अगर गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं या कोई परफॉर्मेंस भी करते हैं, तो हम अकेले में जब होते हैं, जब हम खासतौर से जिसे कहते हैं बाथरूम सिंगर, बहुत से लोग होते हैं, बाथरूम में हम बड़े सुर में रहेंगे। अपने आप अगर सुनिए, रिकॉर्ड करके रख लीजिए आप चाहे तो, बाथरूम में हम सुर रहेंगे और बाहर अगर 10 लोग सामने देखेंगे तो हम बेसुरे हो जाएंगे। तो ये वो चीज है जिसमें ऐसा बहुत कॉन्शियस, शी इज वेरी कॉन्शियस अबाउट सराउंडिंग्स एंड द ऑडियंस एंड द रिकॉर्डिंग। तो वो एक चीज कम करने की है, अदरवाइज पीस अच्छा था जी। मे आई? या प्लीज। ओके ओके। मैं ये जो पीस है मुझे बहुत ही पसंद है, इन द सेंस कि मैं स्क्रिप्ट की बात कर रही हूँ, नॉट नॉट द एक्टर। ये जो पीस चुना है ना, वो एक एक्टर के लिए बहुत बढ़िया पीस है, लेकिन वो समझी नहीं। उसकी जो उथल पुथल है, मन की जो उथल पुथल है कि why she is not able to marry anyone else, क्योंकि वो इतना उसके उसमें समो चुके हैं, इतना उसका जो व्यक्तित्व है उस इंसान का जिससे वो मोहब्बत करती है, वो इतना अंदर है उसके कि उसके बराबरी का उसको कोई नजर ही नहीं आता, कोई लगता ही नहीं, कोई ना कोई कमी नजर आई जाती है, क्योंकि उसके लिए वो उसका प्यार जो रहा है वो बिल्कुल ही परफेक्ट था उसके लिए, और कुछ ना कुछ कमी। इट्स अ वेरी सैड पीस एक्चुअली. It's a very sad character that she's not able to settle down, she's not able to get married because she keeps comparing everybody, every other man in her life, और that's why वो शिकायत दो उसकी है कि आपकी वजह से मैं नहीं, तो उसमें उसमें गुस्सा है, लेकिन इस तरह का नहीं जैसे she charged towards the camera and then she's stepping back. वो मुझे डिस्ट्रैक्ट किया कि चार्ज करके आना, शेरनी की तरह आप आए हो, जैसे झपट्टा मारने आए हो, फिर आप पीछे हो रहे हो, यू नो, तो वो थोड़ा मुझे कंट्राइव्ड लग रहा था। जो लाइंस कह रही हैं वो एक्टर नहीं कह रहे हैं, वो एक्टर एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। मुझे वो बहुत बड़ी मैंने क्यों ये पीस, क्यों नाम ये रखा, सो दैट यू नो टू एक्चुअली टू से दैट द एक्टर चोज अ वेरी नाइस पीस। तो कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि उनके अंदर एक एक चीज है जो अट्रैक्ट की है उनको इस पीस में, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू, व्हेन वी चूज स्क्रिप्ट एंड ऑल दैट, तो हमें कुछ ना कुछ अच्छा लगता है उसमें, तो इसलिए वो चीज है उनमें। तो शी विल बी वेरी सिलेक्टिव, शी शुड बी वेरी चूजी, बट वहां पर काम खत्म नहीं हो जाता। देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट, you have to start working on the character, you have to start imagining and create your own background story of that character, and of that character you are addressing. तो इसमें भी आई कांटेक्ट और ये वो सब, मुझे उनकी जो फिजिकल मूवमेंट्स थी थोड़ी कंट्राइव्ड सी लगी मुझे, और but again I will say that she chose this piece goes very much in her favor as an actor, and she can definitely Rajive is being very very kind कि थोड़ा बहुत काम थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी द रिस्क ऑफ साउंडिंग वेरी दिस थिंग कि बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, यू नो, इट्स नॉट इनफ टू गेट गुड लाइंस, but we have to, you know, execute them, we have to deliver those lines and make you believe, make my viewer believe that I am that character, I am that, I am. So वो उसके लिए बहुत काम चाहिए, बहुत गाइडेंस भी चाहिए, तो डोंट बी अफ्रेड टू सीक गाइडेंस। एक मैं सभी एक्टर से ये भी कहना चाहती हूँ कि कोई बात समझ नहीं आती, आप हेल्प लीजिए, बहुत लोग हैं जो आपका मदद कर सकते हैं और करेंगे। अगर आपको बेहतर होना है, जरूरी नहीं है कि वो आपको यू नो हजारों रुपया खर्च करके आप एक स्कूल में जाएं और फिर वापस आके आप कहेंगे जी मैं तो वहां का ट्रेंड हूँ या हूँ। आपको मालूम है मैं कहीं की भी ट्रेंड नहीं हूँ, मैं कहते ना कि सीख सीख के सीखा है, यू नो, देख देख के सीखा है, सुन सुन के सीखा है, देख देख के सीखा है। तो मैं किसी स्कूल में नहीं, बहुत सारे लोग समझते हैं मैं एनएसडी से हूँ। मैं एनएसडी से क्यों लगती हूँ उनको, क्योंकि मैंने मेरे एनएसडी से जो पास होके लोग आते थे उन्होंने
हमने एक साथ काम किया, चाहे वो राज हो, पंकज कपूर हो, रंजीत कपूर हो, इन सबके साथ हमने, ओम पुरी के साथ काम किया, सबके साथ मैंने काम किया जब ये एनएसडी से बाहर आए। लेकिन हम एनएसडी में सिर्फ जाते थे, मैं सिर्फ लाइब्रेरी जाया करती थी, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करती थी। तो ये सीखने की जो स्पिरिट है एक्टर्स में होनी चाहिए, और शर्माना नहीं चाहिए तो कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, ये कैरेक्टर, ये लाइन का मतलब क्या है, वो सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो बी ओपन अबाउट इट, ओनली देन यू कैन ग्रो, ओनली देन यू कैन बिकम अ बेटर एंड बेटर एक्टर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जजेस का। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले नए फाइनलिस्ट कौन है। हमारे अगले फाइनलिस्ट हैं कृष्णपाल सोलंकी। लेट्स लुक एट हिज एंट्री एंड व्हाट जजेस हैव टू से अबाउट इट। ऊपर सीलन से भरी छत देख रहा था, तभी मेरा रूममेट मोरे आया, आके मुझसे बोलता है, बे लाइट क्यों नहीं बंद की अभी तक? क्या हेमा मालिनी आ रही तो उससे मिलने के लिए? मैं मोरे को क्या बोलता? सुषमा जी आओ, आप पहले बोलिए आज। जी ओके। तो एक तो उनकी जो उन्होंने एक बैकग्राउंड रखी है, एक तरह से वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन बाद में होता क्या ना, हम लोगों के साथ हम भी हर चीज को इंटरप्रेट करना शुरू कर देते हैं फ्रॉम एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये होगा इसलिए ये बैकग्राउंड रखी है। तो बिस्तर है, बिस्तर पर सिलवटें हैं, इट्स एन अनमेड बेड, अनस्लेप्ट बेड नहीं लग रहा है कि एकदम क्लटर्ड लग रहा है, which is which is going well with his mental situation, his emotions. तो एक तरह का क्लटर है उसके दिमाग में, वो उसकी सराउंडिंग में नजर आ रहा है। दिस इज हाउ आई इंटरप्रेटेड, आई डोंट नो वेदर द एक्टर मेंट दैट और नॉट, बट दिस इज हाउ आई इंटरप्रेटेड, एंड दैट गोज इन फेवर ऑफ द एक्टर, बिकॉज वो मेरी इंटरप्रिटेशन है, बिकॉज देन यू सी दैट हाउ इमोशनली डिस्टर्ब्ड ही इज। तो दैट्स व्हाई जो उसकी बैकग्राउंड है वो भी डिस्टर्ब्ड है। एकदम नीट एंड क्लीन बेड होता, साफ सुथरा बेड होता, तो इट विल क्लैश with what he's saying. So that did not happen, and that actually added to that, though it was a distraction, but later when you understand कि शायद ये वजह रही होगी, तो मुझे अच्छा लगा इनका परफॉर्मेंस। ओवरऑल I quite liked his performance, his एक चीज बस मुझे ये लगती है ऐसे रोल्स में जैसे इन्होंने किया, जैसे कि अगर एक्टर थोड़ा सा भी अच्छा है, तो एक ऑथर बैक रोल जब मिल जाता है, जब लाइंस ऐसी मिल जाती हैं आपको, कैरेक्टर ऐसा मिल जाता है जिसमें आप कुछ भी करें, इट इज एक्सेप्टेड एज परफॉर्मेंस। अगर आप भूल भी गए हैं, अटक भी गए हैं, स्टैमर भी हो गया है, तो वो कैरेक्टर ऐसा है कि वो लगता है पार्ट ऑफ इट, so it's a very author friendly, I mean actor friendly role, पागल का रोल करना, ये इमोशनली चैलेंज, उसमें आपको सोचने का भी टाइम मिल जाता है, आपने अगर हकला गए हो या कुछ हो गया उसका भी आप कवर कर सकते हो। So I would really like to see this actor again in some different role also sometime, to see to really able to judge him, ये जो चीज है as it is, it's very good, it's very nice, because that's what we got and that's what we have to judge from. तो मुझे वो चीज सब उनकी बहुत बहुत अच्छी लगी, और मुझे थोड़ी सी झलक जो मिली ना कि ही इज अ गुड एक्टर, वो कहाँ से, जब वो रोल स्विच करता है और वो कहते हैं क्या कमरे की क्या हालत बना की है, जो भी उसका टोन एकदम चेंज हो जाता है वहां पर। दैट गेव मी अ फ्लैश ऑफ दिस एक्टर कि अगर इसको ऐसा रोल मिलता है तो ये अच्छा करेगा, क्योंकि वो लाइन उसने बहुत अच्छी बोली। देन ही कम्स बैक टू द रोल ऑफ this character. So he did that very well, and that was a good thing to keep in the script. Otherwise हमें पता ना चलता कि ये दूसरा कैरेक्टर कैसे कैसे करता है। जैसे मैंने कहा कि कोई और कैरेक्टर करें तो हमको उनके बारे में ज्यादा असेसमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक दो लाइनों में ही उन्होंने दिखा दिया कि मेरे में वैरायटी है, मेरा रेंज है, मैं ये कर रहा हूँ, पागलों की तरह ये कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर मफलर डाल के मैं वो भी रॉब से बोल रहा हूँ, तो वो मुझे चीज अच्छी लगी। इसलिए जो सिलेक्शन ऑफ पीस इज गुड, ऑल दोस पीसेस जो हमें हमारा स्किल एग्जिबिट करते हैं इन मैक्सिमम वे,
that's a good piece ना. तो इसलिए monologue becomes very very important because उसमें हमें बहुत मौके मिलते हैं दिखाने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, which this actor used very cleverly. It was a very clever a piece of presentation कि उन्होंने रोल ऐसा लिया कि कुछ हो जाएगा भैया तो कुछ संभल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता ही पागल, उसमें निकल जाएगा उसमें वो निकल जाएगी बात. और बैकग्राउंड मुझे अच्छी लगी क्योंकि वो it shows his mental state, his emotional state, कि how cluttered it is, and that's how cluttered his mind is emotionally. He's totally unstable, and that's why his room looks like this. So I think he was quite good. Thank you. राजीव जी आपकी बारी. हाँ, नहीं सुषमा जी, आपने बहुत सही कहा. वैसे तो बहुत सी चीजें तो मैं इत्तेफाक रखता हूँ. इन चीजों पर मैंने ध्यान नहीं दिया जो आपने बहुत बारीकी से देखी है, जैसे बिस्तर की सलवटें, और वो उस पर ध्यान नहीं दिया मैंने सिर्फ उसके अभिनय पर ध्यान दिया है. और उसने सब्जेक्ट बहुत अच्छा चुना है. एंड वो जो आपका कहना बिल्कुल सही है कि दोनों व्यक्तित्वों को उसने अलग अलग निभाया है, जिसमें एक वो अपने दोस्त के बारे में की तरफ से बोलता है और फिर खुद बात करता है. और मेरा ये सोचना है कि वो जो दोस्त वाला जो उसने किया वो बेटर था. सही था. लेकिन ये वाला जो था, इसमें जैसे मैं अपने कैरेक्टर चुनता हूँ थिएटर में, तो वैसे तो थिएटर में जवान जो है वो बुढ़ा बन जाता है, बुढ़ा जवान बन जाता है. इट्स नॉट लाइक फिल्म्स और टेलीविजन. और बट इसमें हमको कैरेक्टर सूटेबिलिटी ज्यादा अच्छी मालूम होती है, तो वो दोस्त के रोल में ज्यादा फिट होता है. इसमें मुझे लगता है कि बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू डू, ही वॉज काइंड ऑफ बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था इस कैरेक्टर में घुसने की. वो एक चीज जो थी, वैसे अच्छी बात है आप किसी भी कैरेक्टर में घुस के अगर करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि अलग अलग तरह के कैरेक्टर कर सकते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ ओवर एक्टिंग थी उसकी. मेलोड्रामा मुझे लगा. मेलोड्रामा था. बाकी अदरवाइज ही वाज ओके मेरे हिसाब से. So basically on the positive note, nice voice texture. I found that texture very nice, and he presented this thing again with a lot of sincerity. It felt that he was very sincere and truthful to the character. But again, some of the issues that we discussed earlier comes up. Okay, again, whether the story, the beginning, the middle, the end, that context build up is not there. He did not use any props. Again, something, if he used something on the setup, in some props, something that would have clarified his thing much better. Could have used, for example, when he's talking to somebody, he picks up a glass or something, uses it, and that kind of gives the character more makes it more interesting and makes it more, expresses his real thought. Okay, now he also used green screen, and green screen technique, I would say that don't use it unless you're using it properly. Okay. Green screen, he has to use a proper green screen and then use the virtual background and then use proper lighting, such that if you have noticed that the moment the green screen has a tendency of suddenly zooming out, zooming in, and that thing doesn't look good. Okay, that doesn't look, it distracts person, it distracts me as an audience, that suddenly what's going on. Okay, so that's one aspect of the green screen. Third thing is, who was he talking to? That thing was also not very clear. Okay, is he just talking to himself? Is he talking to some audience? Is he talking to somebody in the room? Maybe a therapist. Okay, because it shows like this guy has lost his mental. That was not very clear. I mean, is this guy lost his mental balance? Is this guy
So that part, to make it clear, if he has a clear objective in mind, as this in this particular part of the monologue, I am going to, this is what the character wants to achieve, or this is what the character arc goes through, be it 3 minutes, be it 4 minutes, be it 5 minutes. And to do that, what besides the dialogues is one vehicle that Playwright has provided, but what else can I use to convey my thing? But because dialogues are sometimes deceiving because of that, Playwrights love subtext, and so if he misses out on that one, and then it's a problem. That's why we need directors who are experienced and who can help the actors with that. So that's those are the things. My point is to figure out whom he's talking to, and make it very clear. And then I suggest using props, suggest using some other settings. Avoid green screen if possible. If you use green screen, use it properly. Use it with proper technical requirements that needs to have a proper green screen. That's it. Thank you. Otherwise, I like this performance. बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब देखते हैं अगली फाइनलिस्ट की प्रस्तुति। हमारे अगले फाइनलिस्ट हैं राजीव पॉल। Let's see what the judges have to say about his performance. Payal, I'm sorry, Payal. I'm sorry, Payal. मैं तेरे को दर्द नहीं देना चाहता था, पायल। बहुत दर्द हो रहा है ना, बहुत दर्द हो रहा है ना, पायल। मेरे पास आ जाओ, पायल। आ जाओ ना, पायल। पायल, प्लीज, मेरे को छोड़ के मत जाना, पायल। आइए सुनते हैं राजीव जी की इन प्रस्तुति के बारे में। जी, मुझे इसमें काफी, एक तो पीछे इसने बैकग्राउंड पर काम किया है। बैकग्राउंड में आई थिंक कोई कर्टन या सम लटकाया है, तो हालांकि थोड़ा सा वो लग रहा है, लेकिन अच्छा है। दूसरी चीज ये कि इसने परफॉर्मेंस पे भी काम किया है, इसने इमोशंस पे भी काम किया है, एंड जो उसको एक्चुअल इमोशंस और एग्रेसिवनेस और सारी चीजें चाहिए थी, ये थी इसमें। तो मुझे ये बहुत बहुत अच्छा लगा। एक तरीके से जो हमारा पिछला कॉन्टेस्टेंट था उसके आसपास ही लगा है। ये दोनों को मैंने लगभग एक ही नंबर दिए हैं। तो ये मेरा एक मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छा है। इसमें कोई मुझे खास कमेंट करने की आवश्यकता नहीं। सुषमा जी। सर, मुझे ये लगा कि वो जो चीज है मेंटली अनस्टेबल जो है, थोड़े से इमोशंस का वो आता है, इट कम्स थ्रू, तो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। और कपड़े वगैरह, उनकी जो लुक है, जो जैसे कपड़े पहने हैं, दैट गोज विद दैट कैरेक्टर। और ठीक लगा, भाषा वगैरह भी उनकी सब ठीक ठीक थी कुछ, लेकिन जो कि मुझे हिट करेगा कुछ ऐसा, समथिंग दैट ऐसे वाओ, ऐसा मेरे लिए था नहीं। आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, लेकिन ठीक था। बट उनका एक पैशन जरूर नजर आता है एक्टिंग के प्रति, वो पैशन इज अ मेन इंग्रेडिएंट एनी एक्टर नीड्स, तो वो है, विच इज अ वेरी बिग प्लस पॉइंट। वो पैशन जब तक रहेगा तो उनमें आगे सीखने की भी रहेगी कि मुझे सीखना है। वो सीकिंग स्पिरिट जो होती है ना, वो पैशन से ही आती है। अगर उनमें जुनून है, पैशन है एक्टिंग के लिए, और सीकिंग स्पिरिट की जो है, तो डेफिनेटली ही कैन वन डे बिकम अ वेरी वेरी गुड एक्टर, as long as he is willing to learn and grow and improve and grow. तो काफी प्रॉमिसिंग है। बट उससे जो चीज मैंने मिस की वो ये थी कि मुझे हिट नहीं किया, आई जस्ट कि अरे मैं कहूँ नहीं, ऐसा नहीं लगा। बट आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड with his passion for acting and his eye for detail, or that he's unstable mentally, emotionally, that comes through. These are the plus points. Thank you.
one thing was very well done, and that is he knew his objective. He knew what this character is going to deliver, where this character is going towards. And second thing is also his camera angle was very good. He made it specific that he's talking to another character who may exist, may not exist. I mean, okay. So this Pyle character he is trying to address, and it's not directly to the audience side. It's slightly different angle. So that part was very clear. That is a good attempt of doing it. So those aspects were very nice. Also, the background looked pretty decent. Little light improvement might have helped, but I don't think that's very. I mean, so not something to take away from this performance. The thing is, couple of things which I noticed in this particular performance are which can be improved upon. When he's getting a little bit more emotional, his clarity of diction is losing. Okay, the clarity gets a little bit muddled sometimes, especially when he's more on the emotional side. And so that part he can focus a little bit. And the second thing is that we sometimes as actors fall into this trap of cliched melodramatic presentation. Okay, now don't take it otherwise. It's not taking away from the performance, but I would encourage actors to find ways how you can change that. Could this character could have done something other than crying that way? Okay, could he have done something? Clearly, this character also possibly has some mental issues. Something, and it seemed to me that Pyle is not existing, may not be there, is hallucinating or something. But whatever it is, that if he tried something else, again, he has used one prop, that particular, Asika Fanda, whatever, but could have used something else, other props too. And like, for example, he was talking about going out to eat and something. If he started the play as if he's dressing up, he's putting on a jacket, a tie, okay, and while doing that, he's talking to this Pyle character, okay. Chalo hum jayenge, golgappe khayenge, wahan pe, remember. Then he breaks away from his thing, puts on something as if he's ready to go somewhere, getting ready to go somewhere with Pyle standing there in front of him. And that kind of thing that I'm talking about, he has to be creative in trying to figure out how he can make it more interesting, okay, instead of just standing and giving the delivery. Because what goes along with the story, what helps him, and that I will tell you, if he did that, it would have taken it into a different dimension altogether. Okay, while he's putting on his tie, getting ready, taking his purse, preparing to go as the story proceeds. Okay. So that's my session. Otherwise, good work, good selection, a complete storyline, clear objective. So those are good. Thank you. Thank you, judges, for your acute observations and suggestions. आगे चलते हैं, मिलते हैं हमारे अगले फाइनलिस्ट. हमारे अगले फाइनलिस्ट हैं निखिल झवेरी. तो जजेस, आइए देखते हैं उनकी प्रस्तुति और उसके बारे में आपके क्या सुझाव हैं. नहीं, चुराई हुई रोटियां मेरे बच्चे कभी नहीं खाएंगे. तो चंपा मेरे पैरों पर गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी, बच्चे भूखे हैं, उन्हें रोटी खाने दीजिए.
मेरे सर पर खून सवार था साहब। मैंने उसे जबरदस्ती दूर हटाना चाहा, मेरा हाथ उसके गले पर पड़ गया साहब। चंपा भी तो कमजोर हो गई थी ना, भूखी थी, गिर गई। नहीं, इसने काफी मेहनत की। पहली मेहनत तो उसकी कॉस्ट्यूम में दिख रही है मुझे। कॉस्ट्यूम उसने सिलाया है। और दूसरा, हालांकि बैकग्राउंड में आप कुछ कहेंगी, बैकग्राउंड में मैं भी आज कहना चाहता हूँ अभी कहना चाहता हूँ। बैकग्राउंड उसने लिया है मेरे ख्याल में वो जेलर साहब के सामने या किसी उसके सामने बोल रहा है उसके कमरे में आके, इसलिए पीछे एक फ्लैट दीवार है। अदरवाइज वो जेल की जो होती है दिखना चाहिए थी। एनीवे, इसमें जो गुंजाइश थी वो की है। एब्सोल्युटली सब कुछ ठीक है इसमें, सिवाय उसके थोड़ा सा और इमोशंस जोड़ने का है। और इमोशंस थोड़ी सी किस जगह जहां पर वो लड़ाई होती है या बीवी को डांटता है उसमें थोड़ी एग्रेसिवनेस, और उसके बाद जब बीवी गिर जाती है या मर जाती है जो भी है, उसमें वो जो एक उसका पछतावा है वो थोड़ा कम दिखा। अदरवाइज बाकी ओवरऑल मुझे ये क्वाइट बहुत अच्छा लगा इसका परफॉर्मेंस। और इसने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, साहब, साहब जो बोलता है, साहब भी नहीं बोल रहा, ये साहब बोल रहा है। साहब मेरा ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, तो वो भी एक ठीक है। तो ओवरऑल मुझे काफी काफी अच्छा लगा ये मुझे बाकी लोगों से। थैंक यू सुषमा जी। तो मुझे भी अच्छा लगा निखिल जी का काम, काफी अच्छा लगा। और मुझे अच्छा लगा कि थोड़ा उन्होंने मूवमेंट की, ट्राई टू कवर, जैसे हम कहते हैं ना स्टेज को कवर करना अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर, उन्होंने वो किया। वो मुझे मूवमेंट थोड़ी उनकी अच्छी लगी। जैसे कहा राजीव जी ने, कॉस्ट्यूम पे काम किया उन्होंने, और कैरेक्टर पे भी काम किया है उन्होंने। वेरिएशंस वगैरह आई हैं उनकी, थोड़ा और कंट्रोल में हो सकता था। जो एक दर्द है ना उस आदमी का, वो क्या होता है, लाउडनेस में वो निकल जाता है। जो अंदर की जो एक कसक है, एक पेन है, जो दर्द है, वो चीखने में ना कई बार चला जाता है। तो ये एक चीज का हम सभी एक्टर्स को, हमको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम इमोशनल हो रहे हैं तो एंगर एंड पेन, इट्स वेरी डिफरेंट थिंग। कि आपको एंगर है या आपका पेन की वजह से एंगर आ रहा है, तो दैट विल बी अ डिफरेंट एंगर, उसका एक्सप्रेशन और होगा। वो मुझे एक चीज लगी कि जिसपे वो काम कर सकते थे। बल्कि एक्चुअली मुझे लगा कि ये जो एक्टर हैं निखिल जी, इन्होंने ना काफी काम किया है इस पीस पे, काफी सोचा है, काफी काम किया, जो कि एक बहुत बड़ी एक अच्छी चीज है, जो हम चाहते हैं कि जो भी आप कैरेक्टर लें उसके बारे में सोचें, उसकी एक बैक स्टोरी खुद क्रिएट करें। यहाँ पर तो खैर बैक स्टोरी वो खुद बता रहे हैं कि कैसे वो चोरी की रोटी अलाउ नहीं की उसने धक्का दिया, उसकी वाइफ उससे मर गई। इस वक्त हादसा था, खून नहीं था, हादसा था। तो वो फ्रस्ट्रेशन है, वो सब सैडनेस है, वो सब आया। लेकिन थोड़ा सा अगर उसको कंट्रोल में लाते, थोड़ा अंडर प्ले करते, तो दर्द ज्यादा निकल के आता। उसकी जो मजबूरी है, जो फ्रस्ट्रेशन है कि मैं मारना नहीं चाहता था यार, वो चीज नहीं आई। मैंने उसको नहीं मारा, वो चीज जो है वो एक एक्सीडेंट था। वो फ्रस्ट्रेशन जो पेन के साथ है, वो मैंने मिस की थोड़ी। बट इट्स अ वेरी मास फ्रेंडली रोल, लोगों को ऐसे कैरेक्टर्स बहुत पसंद आते हैं। जैसे अभी पीछे हमने देखा इमोशनली चैलेंज जो था, ऐसे कैरेक्टर्स लोगों को बहुत पसंद आते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने भी ऐसे ही चूज किए कि यार इसमें ना तो मेरे को दिखाने का कुछ मिलेगा। लेकिन उसमें क्या होता है, हम बहाव में बह जाते हैं इमोशंस में, और हम जो उसकी जो एक अंदर की जो सोल ऑफ द कैरेक्टर है, वो थोड़ा वो हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है। तो ओवर एक्टिंग को टच करता है। जैसे वो जहां ओवर एक्टिंग आई तो वो एक्टिंग तो रही नहीं, है ना। तो इसलिए हमें ये करने से आएगा, करते की विद्या है ना ये। तो जब आप करते रहेंगे, आपको पता चलेगा कि कहाँ पर मुझे लाइन खींचनी है, कहाँ पर मैं ओवर जा रहा हूँ, कहाँ मैं मुझे करना है, कहाँ थोड़ा कम पड़ रहा है। वो अभ्यास से आएगा। तो उसके लिए डिस्करेज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है निखिल जी को, क्योंकि वो बहुत बहुत बढ़िया किया है। थोड़ा सा गाइडेंस और मिलेगा या थोड़ा सा सोचेंगे तो वो अपने आप आ जाएगा।
दूसरी बात जो मुझे अगेन हुई, मुझे आई कांटेक्ट से थोड़ी तकलीफ होती है कि भाई ये साहब हैं कहाँ, साहब बैठे किधर हैं, किनसे बात कर रहे हैं आप, वो मेरे को रजिस्टर नहीं हुआ। मैंने 2-3 दफा ये देखा, अभी भी देखा, मतलब आप किससे बात कर रहे हैं, साहब आपके बैठे कहाँ हैं, है ना, इधर बैठे हैं या उधर बैठे हैं। एक एक चीज को आपने बात की है, वापस लौट के उसी लुक में आना चाहिए आपको वापस। एक बार आपने यहाँ देखा, एक बार आपके साहब इधर बैठे हैं, एक बार आपके साहब इधर बैठे, ऐसा नहीं होता। हमको डिस्ट्रैक्ट करता है, व्यूअर को, मतलब व्यूअर को डिस्ट्रैक्ट करता है। तो आप डिसाइड कीजिए कि ये लुक फाइनल है। ये जैसे हमारे सिनेमा लैंग्वेज में बोलते हैं ना, राजीव जो पता होगा, ये मेरी लुक ये है, मतलब ये कैरेक्टर यहाँ बैठा है, मेरे को यहाँ देखना है, तो हम वहां से टस से मस नहीं होते। हमको कैमरा राइट देखना है, कैमरा राइट में बैठा है, कैमरा लेफ्ट में बैठा है, तो हम वहां से हटाते नहीं है। कई बार तो असिस्टेंट हाथ रख के खड़ा हो जाते हैं, ये कैरेक्टर इधर ही देख के बात करो, है ना राजीव जी, होता है ना, इसको देख के बात करो, ये कैरेक्टर है। तो इसलिए ये चीज आगे के जो भी ऑडिशंस होंगे या आगे आप करेंगे, आप कभी भी किसी और को वीडियो भेजना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी एक्टर्स इस बात पे ध्यान दें कि हमें पता चलना चाहिए कि आप किससे मुखातिब हैं, किससे बात कर रहे हैं आप। हम डिसोरिएंट हो गए कि आप ठीक है, आप जेल की वर्दी में हैं, हमको पता चल गया आप प्रिजनर हैं, आपकी वो पीछे की बैकग्राउंड खाली है, मतलब हो सकता है आप अपने बॉस के, मतलब जेलर के रूम में हैं, वो भी समझ में आ गया। आपने वो चंपा वाला जैसा किया, ऐसे क्यों खा रहे हैं रोटी, चोरी की रोटी, तो वी कुड सी चंपा और उसकी बेटी वहां बैठ के खा रहे हैं नीचे बैठ के, क्योंकि वो झुक के उससे बात कर रहे थे और डांट रहे थे। देन व्हेन ही टर्न्स वी डोंट नो कि साहब कहाँ चले गए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको अगर हम ध्यान रखेंगे तो एक कनेक्ट जब बनता है व्यूअर के साथ, वो एक्टर ही ला सकता है। हम इमेजिन करते रहें, हम इंटरप्रेट करते रहें, लेकिन एक्टर ने क्या चाहा, एक्टर की इंटेंशन क्या है, वो अगर हम उससे क्या कहते हैं अवगत नहीं हो पाते हैं, वो हमें पता नहीं चलती है, तो वो इतनी सारी जो मेहनत है ना एक्टर की, वो ना फिर कम हो जाती है, खराब लगता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आ जाएंगे। अदरवाइज ही परफॉर्म वेरी वेल, ही वाज इमोशनल पीस भी अच्छा किया, गुस्से वाला भी अच्छा किया। इनकी भी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत पावरफुल आवाज है, इसका ये अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आवाज का, अपने अपने अभिनय के अंदर बहुत, क्योंकि आवाज भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्टर के लिए, और इनकी बहुत अच्छी आवाज है, इस पे काम करें। और जैसे राजीव जी ने कहा कि हम बार बार हर एक्टर के बारे में आप कहते हैं, हम तलफ्फुज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम डिक्शन पे ध्यान है, पर हम वही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि हो कि तलफ्फुज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप जो कह रहे हैं वो अगर आप हिंदी में कर रहे हैं ना, तो भैया हिंदी में ही सुनाई देना चाहिए, है ना। तो ये मुझे कहना था इनके बारे में। अदरवाइज आई थिंक इट इज वन ऑफ द वेरी गुड परफॉर्मेंसेस वी हैव सीन। Again, very sincere effort. He has used a costume to portray the character that he's in jail, and some good thoughts went behind it. But and it told a complete story. That's another important aspect of it. This particular monologue told a complete story, and which makes that arc complete. But few questions. I mean, since this Nikhil Javeri, he has spent this thought process in trying to figure out selecting a particular piece of monologue. That's very important. What piece of monologue you're selecting, and then has used a costume and all that stuff. So he has taken the effort. My question is, go a little bit further to help your audience. Number one is, where are you really? Where is this guy? Is this guy in a jail cell? Is this guy sitting in the jailer's office? Is he standing in front of the jailer's office? Is he, where is he? Okay, I couldn't figure out really, where is he? Okay. So that aspect has to be made properly. For example, if he's in a jail cell, and in that case, he's talking to the jailer, is the jailer outside the cell or inside the cell? If he's inside the cell, because once inside the jail, it will something very small space,
something very constrictive, and that will control a lot of his emotions and his movements and his lot of other aspects of his performance. If the jailer is outside the thing, then there are bars, and he's talking from behind the bars. He's trying to judge, those bars are there, cutting his line of sight, so he has to move from one side to another to talk to the jailer. So, and if he's in the jailer's office, then things are again different. He's standing or sitting, and the jailer is sitting somewhere. So one important question is, first of all, he's talking to jailer. He keeps on saying jailer sahib and all. But where is he? Where is the jailer sahib respective to him? Is he sitting just in front of him? Is he sitting on his right? Is it because he goes all directions? He's looking right, left, he's moving other places. He is not focusing on where the jailer is. And that aspect, together with the space where he is in, that I was talking about, those two makes it very important. Okay, and a lot of things he's describing how his wife died, or how he killed him or his wife. He's talking about that, and again he has to visualize that scene, which he tries to do. That what is happening, his children eating, and then he comes and. But that has to be very specific. If he changes that location very frequently, then that throws off the audiences as well. It looked like the family was sitting here. Now suddenly he's looking on this other side. Okay, so he has to focus that, because a part of the thing which monologue actors need to do is to make the audience see what he saw or what he's seeing. It's like visualizing the things that he's talking about. Okay, so that visualization process breaks if he changes his line of sight. Okay, so those are my few feedbacks on it. Otherwise, a very good effort, especially for going the extra mile of picking a costume and things like that. That's all. Thank you. Thank you, judges, for your comments and guidance for all the actors and finalists. Our next finalist is नीरज मेहता. So आइए देखते हैं नीरज मेहता जी की प्रस्तुति के बारे में निर्णायकों को क्या कहना है. डेमोक्रेसी के इतने साल बाद ये हाल है कि कोई वोट डालना नहीं चाहता. अपने घर की जमीन को अपना देश बनाकर बैठे हुए लोग. एक सरकार मेजॉरिटी में नहीं आ पा रही. अरे हमारी परंपरा है ना, हजारों सालों की थी, और जब छीनी थी इन्होंने तब भी इनसे अच्छी थी. डेमोक्रेसी के नाम पे हमसे पावर छीन के खुद वो कर रहे हैं जिसका आरोप उन्होंने हम पे लगाया था. ये तो एक फिल्म वाला मोनोलॉग है. तो मुझे पता नहीं इस बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि ये राजे रजवाड़े का या राजाओं का कोई मेरा ख्याल में उनका प्रतिनिधि है, या खुद राजा रहा है कभी. वो उनमें से कोई हो सकता है. लेकिन अगर राजा रहा है तो राजा तो अभी इस हालत में नहीं है. वहां के राजा तो सबसे रिच है राजस्थान के. क्रांतिकारी लग रहा है. क्रांतिकारी लग रहा है. और लेकिन उसने जो भी कहा है, इफ यू फॉरगेट अबाउट हिज कॉस्ट्यूम, हिज गेटअप, जो दाढ़ी रखी है उसने भूल जाए, तो ये एक तरीके से मुझे लगता है कि शब्दों के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से और परफॉर्मेंस के हिसाब से दिस वाज द बेस्ट, ऐसा मैं समझता हूं. एक्सेप्ट दैट के ऑफ कोर्स he should be convincing as that particular character who's speaking these lines, because वो उनका एक कुर्ता पजामा या वो है ना, वो एक जैसा कि सुमन जी ने कहा कि क्रांतिकारी ज्यादा लग रहा था. मुझे इनिशियली भी यही लगा था कि कुछ बंगाली या एक जो क्या बोलते हैं वो आजकल अरे ये होते हैं ना नक्सलवादी, उनमें से कोई एक कैरेक्टर है. तो वो गेटअप पे उसने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ इसमें स्पीच और बोलचाल और इस पे दिया है. अगर इनको दाढ़ी साफ करके साफा पहना देते,
साफा पहन लेते और तब बोलता इसी चीज को ना, तो बहुत अच्छा लगता। ये मेरा समझ है। अब बाकी सुषमा जी अब विस्तृत रूप से बताएंगी हमको। सुषमा जी। अरे यार। अच्छा, तो ओके, विस्तृत रूप से मैं ये बताना चाहूंगी कि जो पहली लुक आई मुझे, तो मुझे वही लगा कि जैसे हमारे मंडी हाउस में झोला डाल के घूमते रहते हैं ना इंटेलेक्चुअल, है ना, जी, तो वो मुझे याद आ गई 70s में, मिड 70s में, लेट 70s तक ऐसे लोग बहुत घुमा करते थे। और हम उसमें उनमें से नहीं थे, पर हमारे आसपास बहुत हुआ करते थे। तो पहले वो लुक नजर आई, फिर उन्होंने जो स्पीच बोलनी शुरू की, मैंने कहा भाई ये तो अच्छा बोलता है, इसकी भाषा अच्छी है, तलफ़ुज़ और एम्फेसिस सब बढ़िया हैं, स्ट्रेसेस ठीक आ रहे हैं, पॉजेस ठीक आ रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, मुझे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। ओके, तो मुझे लगा कि ये तो मैंने पहले भी देखा हुआ है। तो फीलिंग नहीं नहीं, मुझे आई। आपका कहना बिल्कुल सही है सुषमा जी, बट मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता यहाँ। अब देखिए, अगर थिएटर का पीस हम रिपीट कर सकते हैं, वेदर इट इज बाजीराव मस्तानी और या आपका सरू का या अरुण सरनायक का, तो हम फिल्म का क्यों नहीं कर सकते? आदमी अगर एक्टर करता है, तो अगर वही रिपीट करता है सेम, अगर उसने अरुण सरनायक बिल्कुल परफेक्ट किया होता, तो मैं उससे बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाता। इसी तरीके से सरू, तो ये तो ऐसी चीज है, अगर आप उसको इमिटेट कर सकते हैं तो आप किसी को भी इमिटेट कर सकते हैं। कोई भी, अगर मान लीजिए मैनन ने किया है वो, तो मैनन ने बिल्कुल परफेक्ट किया होगा, वो जो कैरेक्टर उसको दिया होगा, या जो डायरेक्टर के दिमाग में होगा वो एक कैरेक्टर का खाका, तो उसने मैनन को दिया और उसने अपने हिसाब से किया। तो आई डोंट थिंक दैट इज माइनस पॉइंट मेरे हिसाब से। पर्सनली मैं फीलता हूँ। आई एम सॉरी या सुषमा श्योर। जी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल, आप प्लीज कहें जो आपके मन में आती है बात। मेरा सिर्फ ये है कि जो जो हमारा जो ये स्किल है, एक्टिंग स्किल जो है, वो जो आप जैसे आपने कहा कि फिल्म का पीस क्यों नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं उसको। मुझे आपका काम कैसे नजर आएगा कि आपने वही, हम शेक्सपियर एज इट इज उठा के कर सकते हैं, अगर प्रेमचंद ऐसे उठा के कर सकते हैं, हमारा लिखा हुआ नहीं है, वो किसी राइटर का लिखा हुआ है जिसको हमने किया। लेकिन मेरा इंटरप्रिटेशन क्या है, मैं उसको कैसे मेरी कंट्रीब्यूशन क्या है एज एन एक्टर, मैंने वो चीज मिस की है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि आपने एक फिल्म का पीस उठा के क्यों कर दिया, नहीं, आप करिए, आप अच्छे अच्छे पीसेस हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पीसेस हैं, आप उठाए, करें, और उसे अपने अपने एज ए, आई वांट यू टू सी एज एन एक्टर, आई डोंट वांट यू टू सी एक्टिंग एज समबडी एक्टर, यू नो। इसको बहुत बढ़िया ढंग से कर सकते थे। और हाँ, कॉस्ट्यूम बदल लेते, थोड़ी मूछें लगा लेते राजपूतानों वालों की, तो और भी उसका गौरव वो तो और कमी ही है, दिखाता, वो सब उस ठीक है। गेटअप की कमी है, गेटअप की हाँ, कमी। वो भी चलिए आप छोड़िए, एक्टर को लगा कि आई एम दिस इज गुड इनफ, ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा, मुझे, मैं देखना चाहती थी कि नीरज जी एज एन एक्टर कैसे हैं, मुझे वो नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, वो मुझे रिप्रेजेंटेशन लगा। बिल्कुल नहीं, और ताली राज दोनों आपके नजरिए दोनों बिल्कुल वैलिड हैं। और कई बार ऐसा होता है कि समय, काल, स्थान की सीमाओं में जो अभिनेता कर सकता है वो कर पाता है, तो वो भी एक चीज हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं। नहीं, वो जो मोनोलॉग का फील जो है वो बहुत बढ़िया आया, क्योंकि इनको लाइनें बिल्कुल याद थी, बहुत बढ़िया उनका डायलॉग डिलीवरी था, लाइनें सब याद थी, और वो एक लग रहा था कि हम मोनोलॉग देख रहे हैं। First of all, again, this one is a good presentation. One of my high scorers. One thing is he selected a very good piece. Okay, that's one thing, and it performed with sincerity and gusto, and so it was good. He established that he's talking to a crowd, that a few people sitting in front. Okay, not sure initially that whether he's a political leader or whether he is just somebody talking to an audience, but at least that he is talking to a bunch of people, not one person. So that part is, he established very well. But the problem I felt is where this person needs to focus on, especially on this monologue, is
it didn't seem that he believed in what he was saying. Okay, this is the aspect of what I call is a very difficult thing, as to establish to the audience that whatever he's saying, that he really believes in it. The actor believes in it and the character believes in it. It looks like he's just saying it. Somebody has given him the script and he read it and he's delivering it because he's a kind of an actor. Okay, so to make that possible, he has to establish certain things. One is, although he has an audience in front of him, but since he's doing it in front of a camera, he's essentially talking to the person on the other end of the camera. Okay, so especially at the focal points, he has to look eye to eye at the audience and pass on his message, because then only I'll feel that, yes, I think this guy, what he's saying, he means it. Okay? This guy, that's one important aspect I felt. Other than that, I liked his performance. He's again one of the high scorers in my list, one of the top few, and overall a good job. Very good job. His speech is very clear, very articulate and distinct. बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन कमेंट्स का। इन कमेंट्स के बल पर ही हमारे कलाकार अपनी कला को और आगे बढ़ा और निखार सकते हैं। आइए देखते हैं हमारे अगले फाइनलिस्ट की प्रस्तुति। हमारे अगले फाइनलिस्ट हैं आनंद गुप्ता। So let's look at his performance and what the judges have to say about it. सास के हाथों से जबरन ठूस ठूस कर खिलाए जाने वाले खाने की दिक्कत नहीं। देखिए कुल बात की एक बात कि अपने राम एकदम आजाद हैं, आजाद पंछी की तरह, और रहेंगे। क्यों ईर्ष्या हो रही है ना मिस्टर? ये फिर पंछी ऐसे आते हैं। बहुत लेजेंडरी मोनोलॉग है ओपनिंग जो है, और बहुत आपने भी किया है, बहुत सारे अभिनेताओं ने किया है। तो इसके बारे में प्रस्तुति के बारे में आपकी प्रतिक्रिया? हाँ, ये मैंने किया है। आई थिंक ये पहला फुल लेंथ, पहला तो क्या एक तरीके के मेरे बहुत करीब था, और कारण जी ने इसको डायरेक्ट किया था। मैं और रीता दोनों थे। रीता सरू बनी थी और मैं अरुण सरनायक, जिसका ये कैरेक्टर, उसमें से कुछ चेंज किए इसने लाइंस। मुझे नहीं लगता कि सेम एग्जैक्टली होंगी, क्योंकि आज से मुझे लगता है कि करीब 40 साल से ज्यादा हो गए 40 मुझे किए हुए, 40-45 साल हो गए। 1970 ऑलमोस्ट 73 में मैंने ये 73-74 के आसपास कभी किया। एनीवे, पीस अच्छा सुना, क्योंकि एक खासतौर से मोनोलॉग के लिए या एकल अभिनय के लिए ये इतना पीस काफी है। ठीक ठाक था, और उसने वो बैग लटकाना और वो सारा जो था वो भी काफी एक कॉस्ट, अपना प्रॉपर्टीज लिए उसने। मेरे हिसाब से कन्विक्शन कमजोर था, काफी कमजोर था, क्योंकि वो एक तरीके से कन्विंसिंग नहीं लगा मुझे। अरुण का एक जो था कि आप भरे हॉल में ऑडियंस के साथ बात कर रहे हैं, और इधर से और उधर से इससे बात कर रहे हैं, और भाभी जी से बात कर रहे हैं, और मुन्ना बड़ा हो गया होगा, और इंक्रीमेंट मिला कि नहीं मिला, वो और मजेदार एक तरीके से उसका एक अलग मजा होना चाहिए। लोग वाकई उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। अगर मान लीजिए इस तरह का कोई कैरेक्टर जैसा इन्होंने किया, अगर हॉल में आके बात करता है, तो कोई ज्यादा नहीं कहेगा भैया अब चलो आगे चलो, ड्रामा शुरू होने वाला है या कुछ होने वाला है। तो वो एक चीज होना चाहिए जिसमें आप सारी ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें, अपनी तरफ एकाग्र करने की एक चेष्टा करें, जिससे कि वो आदमी सामने क्या हो रहा है या होने वाला उसको छोड़ के आपसे
बात कर रहे हैं आपसे कन्विंस हो जाए, तो वो थोड़ी सी कमजोर थी। हालांकि उनका एक उनकी जो एक स्माइल, उनका जो लाफ्टर जो भी था उसमें कमजोरी है, लेकिन एक इस तरह से मेरे ख्याल में ये अगर अभी अभी शुरू किया है इन्होंने, उसके लिए काफी है, ठीक है, ऐसा मैं समझता हूँ। सुषमा जी, आप जरा बारीकी से बताइए। मुझे भी पीस बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ऑफ कोर्स इट इज फ्रॉम अ प्ले, पंछी ऐसे आते हैं, तो वो तो पीस की तो उनको क्रेडिट तो राइटर को जाता है जिसने ये नाटक लिखा है। तो पीस अच्छा चुना उन्होंने, अगेन अ स्मार्ट मूव बाय एन एक्टर। लेकिन मुझे अगेन मेरी वही प्रॉब्लम है जो मेरी संजय जी के साथ थी, कि लेजी एक्टर लगे मुझे। मुझे लगा कि जितना काम करना चाहिए था, जितनी वेरिएशंस इस पीस में हैं, कितनी जी वेरिएशंस जी, हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल, बहुत है। हाँ, कैश कर ही नहीं सके, उसको भुना ना ही ना, नहीं सके, है ना, जी उसको जी, वेस्ट कर दिया, इतना हाँ, इतना मौका, इतनी अपॉर्चुनिटीज एक ही पीस में टू एग्जिबिट योर स्किल, which went unnoticed, तो हम क्योंकि अब यहाँ बैठे हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि यार यहाँ इसको ऐसे बोलना चाहिए था, या इसका ये थोड़ा कम पड़ गया, तो वजन में मेरे को बहुत कम लगा परफॉर्मेंस वाइज। और दूसरी जो मेरी सबसे बड़ा जो मेरी मुझे आपत्ति हुई है, पता नहीं आप में से किसी ने नोट किया हो कि नहीं, इट इज एडिटेड, इट इज नॉट अलाउड। मोनोलॉग में आपको एडिटिंग इज नॉट अलाउड। चीज मेरे को थोड़ा सा मुझे बुरा लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक्टर बहुत अच्छा है, मुझे ऐसी फीलिंग भी आई है कि ही इज अ वेरी गुड एक्टर, एंड ही हैज अ वेरी गुड वॉइस ऑल्सो, एंड ही कैन बी वेरी एक्सप्रेसिव। तो ये सारी चीजें हैं उनके पास, मगर आपने यूज नहीं किया। मुझे उस बात का ज्यादा दुख है कि आपके पास है, वेल्थ ऑफ टैलेंट है, but you are being lazy about it, I do not go for that। तो मुझे इसलिए जस्ट एवरेज लगा। दोनों कैरेक्टर्स जो है ना, ये सरू का जो इसने किया पिछली जी बच्ची ने, और इसने जो किया ना, ये दोनों मेरे बहुत करीब है। जी इसलिए मैं ये स्क्रिप्ट जो है, पंछी ऐसे आते हैं, अशी पाकरे थी, तेंदुलकर साहब की स्क्रिप्ट है, ये बड़ी जबरदस्त है। अरुण सरनायक वॉज एन एक्चुअल एक्टर, थिएटर या एक्टर, जिसकी लाइफ पे ये बना था। बिल्कुल जी। और मुझे याद आ रहा था जब ये बात कर, मैंने कहा यार उससे मिलता जुलता है, लेकिन फिर बाद में समझ में आया, क्योंकि एक जगह उसने किसी दूसरे की आवाज में भी बोला है वहां पर, अगर शुरू शुरू में। वो सिनेमा हॉल के अंदर भी उसने एक दो आवाजें इस्तेमाल हाँ, की, वो है जहां से पता चलता है कि ही इज अ गुड एक्टर, he हम्म can या be very very good actor। From good हाँ, actor to he can become a brilliant actor, because he has हम्म, all the assets like a good voice, good body, and age is on his side, he's या young। या तो या सारी चीजें हैं उनके पास। Very good. I can see this. The actor is seasoned, if not seasoned. I mean, he has done things. He has acted in plays and stuff like that. He has experience. Okay, so that's good part. And he was using his props to some extent, not fully. I'd have loved to use more. But the main, so overall, he's good. He's a good performer, and he has picked up a story, very nice, interesting, and a good story. But everything ruined for me are the number of edits. Okay, he has done so many edits to it that you just lose context, and suddenly the jump cuts to another sequence. And so in a monologue, I'd like to see, as I remember the first one I was talking about, that he has to react based on what the audience, the character is talking to is doing. He was doing that in some cases, in some parts, but then in some places he edited it out. It just shows another thing, and then it edits into another piece. So that's a very jerky closet, and it was very distracting, and to me it ruined the whole performance. That I can say. But if he had done it as a one piece, I'm sure it would have been one of the best performances, because he is good speaker. He knows what he is doing. He knows what he's doing, and he's delivering it very well.
But since it's a video medium I'm watching, if he keeps on editing that much, I don't like it. But I would clearly say that this person is a very good actor. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्रतिक्रिया और आपके गाइडेंस का। आगे चलते हैं, मिलते हैं हमारे अगले फाइनलिस्ट से। हमारे अगले फाइनलिस्ट कलाकार हैं संजय सबकुर। तो आइए देखते हैं उनकी प्रस्तुति और जजेस को उनके परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना। हमको चाहिए एक मुर्दा, सिर्फ एक मुर्दा जिसे मैं कंधा दूंगा। मैं नवाब इस मुल्क का। सब देखेंगे, कहेंगे, अरे जब देखेंगे तो कहेंगे ही कि नवाब एक आम आदमी, एक साधारण गरीब आदमी की लाश को कंधा दे रहा है। संवाद हैं शरद जोशी के अमर नाटक एकता गधा और फलादा था के, ये आपने पहचान लिया होगा। ठीक है। थोड़ा वो जो उनकी एक प्रॉब्लम है वो तो खैर उसको कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा लिपसिंग का प्रॉब्लम है, दैट्स ओके, बट अदरवाइज ही वाज क्वाइट गुड। उसने अपना कॉस्ट्यूम भी पहना है, टोपी और लगा लेते तो सोने पे सुहागा हो जाता। बाकी मुझे तो क्वाइट ओके लगा, सिवाय इसके कि थोड़ा कैमरे के अंदर घुसे हुए हैं बहुत ज्यादा, मतलब आगे पीछे का फ्रेम और थोड़े अलग से मूवमेंट नहीं दिख रहे उनके, तो वो सारा का सारा पूरा कैमरे में एक काइंड ऑफ क्लोजअप उसमें उन्होंने लिया है, दैट वाज डिस्ट्रैक्टिंग, अदरवाइज ही इज क्वाइट ओके। सुषमा जी। जी, मुझे एक तो यह है कि एज एन एक्टर तो ये जो इनका looks wise, so he's a very attractive, that character, you know, actor, and he can do many roles. ऐसा लगता है उनके डील डॉल से या चेहरे से, और बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो सब है। लेकिन इस पर्टिकुलर पीस में मुझे 2-3 प्रॉब्लम्स आई। एक तो मुझे लगा कि उन्हें याद नहीं था, वो पढ़ के बोल रहे थे, whereas I think he comes through as a very good actor and very, you know, interested in this, but in this piece मुझे उनका थोड़ा डेडिकेशन लेवल थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा कम था, और वो and for me it was just an okay performance. I'm sorry, I'm being very honest, and I don't mean anything, you know, other than कि आपको अगर इससे में हेल्प मिलती है to improve, that's my only intention. So please सभी actors, मैं बार कह रही हूँ, ये आपसे नहीं, पर्सनल कुछ नहीं है, तो प्लीज उसे take in a supporting way. The thing is, what I felt in this case, this particular monologue could have been much better. Could have been much better. It is, first of all, the camera angle, the way it was placed, the way he did this monologue, didn't sound to me that he was, didn't look to me that he was doing it very seriously. Okay? Like compared to the others who have spent some effort in doing it, he turned on his laptop or something and then recorded in front of it. So you can see the camera angle is a bit off. It's like the way his camera is, they changed the angle like that. Okay, so those things were there, and it sounded to me that it lacked that the things that I was talking about, the basic objective. It didn't have the, it sounded to me very flat out. There's not much difference. So I think this piece could have been done way better, or maybe if he had selected some other piece, that could have been done more justice to his
experience. I mean, monologue is a different beast compared to regular stage performances. Like all the things that I talked about, using props, using space, nothing we couldn't see here because it was just a very close up of the person talking. That's all. बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखना, ये सारे फाइनलिस्ट की प्रविष्टियां बहुत कॉम्पिटेंट, बहुत सुंदर थी, और उनमें से विनर्स को चूज करना एक बहुत मुश्किल काम था, पर हमारे जजेस ने अपने कमेंट्स के साथ उससे भी किया। पर जैसा कि आप जानते हैं, ये कॉन्टेस्ट हम लोगों के लिए भी खोलते हैं एज मोस्ट पॉपुलर परफॉर्मेंस। सो फर्स्ट अवार्ड फॉर द डे, हमारा पहला पुरस्कार है पीपल्स चॉइस अवार्ड। This is based on the likes that they receive on the Facebook page. And the winner of the People's Choice Award, Dil-Se-Dramebaaz Season 2022 is और इसके बाद चलिए चलते हैं विनर्स का सिलसिला जारी रखते हुए देखने के लिए कि किन प्रविष्टियों को, किन कॉन्टेस्टेंट्स को हमारे जजेस ने सबसे ज्यादा सराहा है। तो सबसे पहले देखते हैं दिल से ड्रामेबाज 2022 के सेकंड रनर अप। हमारे दिल से ड्रामेबाज 2022 के सेकंड रनर अप हैं based on the intense scrutiny and the discussions amongst our judges. The next award is Dil-Se-Dramebaaz first runner up. So Dil-Se-Dramebaaz 2022 first runner up is और अब वो अवार्ड जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, दिल से ड्रामेबाज 2022 चैंपियन और दिल से ड्रामेबाज 22 इस साल के विजेता हैं मित्रों। आपने देखा इस साल के चैंपियन दिल से ड्रामेबाज कलाकार। अगर आपका नाम इनमें नहीं है तो दिल छोटा ना करें, क्योंकि ये प्रतियोगिता बहुत कठिन थी और हमारे जजेस को इनमें से सेलेक्ट करने में काफी कठिनाई हुई। और इन 3 विजेताओं के अलावा हमारे कुछ ऑनरेबल मेंशंस भी हैं जिन्हें जजेस ने सेलेक्ट किया है। तो आइए देखते हैं इस कॉन्टेस्ट के ऑनरेबल मेंशंस।
तो मित्रों, सारे दिल से ड्रामेबाज विजेताओं और ऑनरेबल मेंशंस को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए। आशा है आगे भी आप अपनी कला और ड्रामेबाजी का प्रदर्शन हमारे साथ करते रहेंगे। इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सारे कॉन्टेस्टेंट्स का जिन्होंने पिछले 5 सप्ताह में इस कॉन्टेस्ट में भाग लिया। हमारे सेलिब्रिटी जजेस के सामने अपनी प्रस्तुति देना बड़ी हिम्मत का काम है। आप लोगों ने हिम्मत दिखाई और पूरे उत्साह और उमंग से इसमें भाग लिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आशा है आगे भी आप हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। हम बहुत आभारी और ऋणी हैं हमारे सेलिब्रिटी जजेस के, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे इस कॉन्टेस्ट को जज किया, सारी प्रविष्टियों को देखा और अपने इंसाइटफुल कमेंट्स हमें दिए। श्री राजीव वर्मा जी, श्री सुदीप्ता भौमिक जी, श्रीमती सुषमा रोशन जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आगे भी आपका ये सहयोग और स्नेह हमारे लिए बना रहेगा और आप ड्रामाटेक के साथ और नॉर्थ अमेरिका के सारे उभरते ड्रामेबाजों के साथ जुड़े रहेंगे। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सारे दर्शकों का जिन्होंने पिछले 5 सप्ताह में इन सारी प्रविष्टियों को, एंट्रीज को हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे यूट्यूब पेज पर देखा और पसंद किया, अपने कमेंट्स दिए। ड्रामेबाजों के लिए ऑडियंस की रिएक्शन बहुत बहुत अमूल्य होती है और आपकी इस हौसला अफजाई से, आपके इस एनकरेजमेंट से हमें एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा मिलती है। आशा है आप हमारा ये सपोर्ट आगे भी जारी रखेंगे। इस प्रतियोगिता को आप तक पहुंचाने के लिए हमें कई संस्थाओं और व्यक्तियों का सहयोग मिला। मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। इनमें से प्रमुख हैं श्री दलविंदर मुल्तानी जी, ईशा वॉशिंगटन डीसी के, प्रयोग न्यू जर्सी के अमीय मेहता जी, धूप छांव थिएटर अटलांटा की संध्या भगत जी, फनाश मिशिगन के राजेश व नैना ओक, नाटक बे एरिया के श्री राजीव नेमा, मंडी थिएटर शिकागो की अलका शर्मा जी और एकजुट थिएटर शिकागो की प्रमिला कुमार जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग, आपके स्नेह के लिए। आशा है आगे भी आप हमें इसी तरह सहयोग करते रहेंगे। इसके अलावा इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए टेक्निकल असिस्टेंट और तकनीकी मदद के लिए मैं ड्रामाटेक के प्रणील वैद्य और गौरी रायलकर का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। साथ ही आभार प्रकट करता हूं अपने सभी साथियों का, ड्रामाटेक की सन 2022 की एग्जीक्यूटिव टीम, जिन लोगों ने पिछले 8 सप्ताह से अथक प्रयत्न कर इस प्रतियोगिता को आप तक पहुंचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही मित्रों, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने कमेंट्स, अपने लाइक्स, अपने सजेशंस हमें ईमेल या फेसबुक पर भेज दीजिए। हमारा ईमेल है dramatechusa@gmail.com या फेसबुक और इंस्टाग्राम में आप हमें ड्रामाटेक यूएसए पर कमेंट्स कर लाइक कर सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का, आपके कमेंट्स का, आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। आपने आज शाम हमारे साथ ये समय निकाला, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और मित्रों, मिलते हैं फिर से एक और ड्रामेबाज सेशन के लिए। आप सबको विश्व रंगमंच दिवस की अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।